जय हिंद। 2024 से पहले बीजेपी की स्ट्रेटेजी में बड़ा शिफ्ट होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले भारत में सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार में 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी उधर अपने नए सहयोगियों की तलाश में जुटी है और अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही है ताकि उनके साथ नए सहयोगी जुड़े और पुराने सहयोगी जो उनको छोड़कर चले गए हैं उनको भी साथ लाने की कवायद बीजेपी ने तेज कर दी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने लगी। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई राज्यों में सहयोगी पार्टियों पर भी नए पैंतरे आजमाए। नतीजतन कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं। मसलन नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक साथ 19 पार्टियों ने विरोध किया था। केजरीवाल सरकार की ताकत कम करने वाले अध्यादेश के विरोध में भी 1 दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ है। अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बदलने को क्यों मजबूर हुई और इसे पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी अपने आक्रामक विस्तारवादी एजेंडे को दरकिनार कर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस यानी सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके संकेत इन 2 खबरों से मिलते हैं। 28 मई 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ 6 घंटे की बैठक की। मोदी ने पार्टी नेताओं से कहा कि वह एनडीए में शामिल सहयोगी दलों को भरोसा दिलाए कि भाजपा अपने साथियों को पूरा मौका देने और सम्मान देती है। बीजेपी का ध्यान हमेशा से ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर केंद्रित रहा है और यह धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि वह क्षेत्रीय दलों के साथ सहज नहीं है। अप्रैल 2023 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक उत्साही एमएलसी बताना चाह रहे थे कि शिव सैनिक शिंदे की सेना में नहीं आ रहे हैं। शाह ने उनसे कहा, आप बैठ जाइए, मोदी जी को सब कुछ पता है। बीजेपी किन वजह से नए सहयोगियों को तलाश रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर केंद्र में बीजेपी के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाले। खैर, इन दोनों से भी अभी अनबन चल रही है। 2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान है। दक्षिण में अपना सबसे सुरक्षित किला कर्नाटक होने के बाद बीजेपी उन राज्यों के बारे में आशावादी नहीं हो सकती जहां उसकी जड़ें कमजोर है। इनमें से ज़्यादातर दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं। यहाँ पर कांग्रेस को हटाकर क्षेत्रीय ताकतें मजबूत हुई है और यही बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। राज्यों के हिसाब से ये हालात जानते हैं। पहले बिहार महाराष्ट्र की बात करते हैं। जेडीयू और उद्धव की शिवसेना का विकल्प तो चाहिए ना। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार जिन 19 पार्टियों ने किया उनमें जेडीयू और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शामिल थी। ये दोनों पार्टियां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी हैं। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटें। इनमें से जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीती थी। यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता जो अब बीजेपी के सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए ने 26 पार्टियां थी। बीजेपी ने इस चुनाव में 282 सीटें जीती जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें जीती थी। शिवसेना ने सबसे ज़्यादा 18, टीडीपी ने 16, एलजेपी ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य बाकी सीटें छोटी दलों ने जीती थी। इनमें से टीडीपी के साथ अकाली दल जैसी पार्टियां भी अब बीजेपी के सहयोगी नहीं है। बीजेपी गठबंधन ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 31 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में जेडीयू के साथ आने से यह संख्या 39 पहुँच गई थी। यानी जेडीयू के आने से बीजेपी को सीधे सीधे 8 सीटों का फायदा हुआ था। जेडीयू बीजेपी से दूर जा चुकी है, एलजेपी 2 पार हो चुकी है। ऐसे में यह सवाल है कि क्या एलजेपी के पशुपतिनाथ पारस अब रामविलास पासवान की जगह ले सकते हैं। वही पशुपतिनाथ पारस को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर नए सहयोगियों की जरूरत भी पड़ेगी। बीजेपी शिवसेना में भी 2 पार कर चुकी है। कुछ सर्वे भी सामने आए जिनमें कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह सर्वे महाराष्ट्र के प्रमुख मीडिया हाउस सकाल टाइम्स ने किया है। इसमें बताया गया है कि यदि राज्य में अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन कुछ खास नहीं होगा। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र का पवार परिवार सकाल टाइम्स का मालिक है। आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा में भी बीजेपी को मजबूत सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। आंध्र प्रदेश का सिनेरियो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस अब राज्य में कांग्रेस को उभरने नहीं दे रही है और बीजेपी को पैर जमाने से रोक रखा है। बीजेपी के लिए जगन उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जैसे हैं। जगन भी पूरी तरह से पटनायक के रास्ते पर चल रहे हैं। वह पटनायक की तरह ही बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाए हुए हैं।
मिड पॉइंट पर खड़े रहकर पटनायक और जगन ने मोदी सरकार के साथ वर्किंग रिलेशन बनाए हैं। इससे उनके राज्यों को केंद्र की लगातार सहायता भी मिल रही है। बीजेपी का सेंट्रल कमांड 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जगन और पटनायक को जरूरतमंद दोस्त मान रहा है, यानी उस वक्त ज़्यादा सहयोगों की जरूरत पड़ने पर ये काम आ सकते हैं। हालांकि आंध्र में बीजेपी अभी असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में यह सवाल है कि बीजेपी राज्य में किसके साथ जाना पसंद करेगी, टीडीपी या वाईएसआर कांग्रेस। बीजेपी के पास आंध्र में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जैसी सहयोगी भी है, लेकिन आंकड़े सुकून देने वाले नहीं हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए 175 में से 151 सीटें जीती थी। टीडीपी ने 23 और जनसेना को 1 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी, यानी उनका खाता भी नहीं खुला था। हालांकि वोट शेयर से बात पता चलता है कि टीडीपी को भले ही सीट कम मिली, लेकिन उसका वोट बैंक बहुत नहीं खिसका। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस को 49.95% और टीडीपी को 39.26% वोट मिली। वहीं जनसेना को 5.53%, कांग्रेस को 1.17% और बीजेपी को मात्र 0.84% वोट मिला था। आंध्र प्रदेश बीजेपी जगन की ईसाई धर्मांतरण नीति से भी असमंजस में है। इसकी वजह है बीजेपी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सख्त नीति की बात करती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि पड़ोसी तेलंगाना में, जहाँ से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, यहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी एक मामूली खिलाड़ी के रूप में सिमट गई और उसे सिर्फ 3.5% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली। ऐसे में तेलंगाना में भी टीडीपी को सहयोगी बनाने को लेकर पेशो पेश है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं पंजाब की बात करें तो पुरानी दोस्त से भी जुड़ने की जरूरत पड़ सकती है पंजाब में। पंजाब दूसरा राज्य है जहां भाजपा को एक सहयोगी की जरूरत है और अकाली दल एक पुराने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा है। बीजेपी सूत्रों ने दावा किया कि 2017 के बाद से लगातार हार के बाद अकाली दल को बीजेपी के समर्थन से ज़्यादा जरूरत थी। यह उतना ही मजबूत है जितना हाल ही में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे ने दिखाया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हरदीप सिंह पुरी ने जो बयान दिया है, उससे नहीं लगता है कि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन होने वाला है। जालंधर सीट को आपने जीता और उसे 34.05% वोट मिले। कांग्रेस को 27.4, बीजेपी को 15.2 और अकाली दल को 17.9% वोट मिले। यानी अगर दोनों को मिला दे तो यह 31.1% होता है। यह आपसे सिर्फ 1% कम और कांग्रेस से ज़्यादा है। हालांकि ज़मीन पर यह क्या गठबंधन फिर से बीजेपी के हिंदू समर्थकों के साथ अकालियों के पारंपरिक जाट वोटों को एक साथ लाने का काम करेगा या नहीं, यह तो साफ वक्त ही बताएगा। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जहाँ जेडीएस की ओर देख रही है बीजेपी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 लोकसभा सीटें। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीट में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। हालांकि अब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के सियासी समीकरण बदल गए हैं। खैर 2018 में भी कांग्रेस ने वहां पे सरकार बनाई थी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी यहां पर भी सहयोगियों की तलाश में है। बीजेपी की नज़र देवगौड़ा की जेडीएस पर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42.9% वोट शेयर के साथ 135 सीटें जीती। वहीं बीजेपी ने 36% वोट शेयर के साथ 66 सीटें और जेडीएस ने 13.3% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती। यानी यहाँ पर अगर बीजेपी और जेडीएस का वोट शेयर मिला तो यह 49.3% हो जाता है, जो कि कांग्रेस से लगभग 7% ज़्यादा है। पहले भी बीजेपी और जेडीएस मिलकर कर्नाटक में सरकार बना चुके हैं। मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद एचडी देवगौड़ा ने भी बीजेपी के साथ दोस्ती के संकेत दिए हैं। 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मैं राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है ये अभी नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि देश में कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी न रही हो। देवगौड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस यह तर्क दे सकती है कि उसने कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन क्या डीएमके एनडीए का हिस्सा नहीं रही है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के जरिए दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।